तो गैस तो हम लोग आगे एक नए वीडियो पर आज हम लोग देखने वाले हैं बायोलॉजी के बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। और आज मैं जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मैं आप लोग के लिए लेकर आया हूं ये सब के सब एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन हैं। ऐसा एक भी फालतू का क्वेश्चन मैं नहीं लाया हूं जिससे आपका टाइम पास हो, और बिल्कुल यहां से पढ़ के एग्जाम में जाते हैं तो बहुत ही बेहतरीन करने वाले हैं, और उतना बेहतरीन करने वाले हैं जितना खुद से वादा नहीं करते हैं। निश्चित मैं कहता हूं कि 35 में 35 आप बना के आएंगे। अगर आपका भी सपना है कि 35 में 35 सही करना है और एग्जाम में एक भी क्वेश्चन गलत ना हो तो पूरे वीडियो में बने रहिए। निश्चित आप उतना बेहतर करने वाले हैं जितना आप खुद से वादा नहीं करते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और एक एक क्वेश्चन समझते हुए आप लोग को चलना है। तो देखिए इसमें पहला क्वेश्चन क्या दे रखा है कि आरएनए कितने प्रकार का होता है। 3 प्रकार का होता है कि 4 प्रकार का होता है कि 2 प्रकार का होता है कि इनमें से कोई नहीं। तो मैं बता दूं कि जो आरएनए होता है वो 3 प्रकार का होता है। अब कौन कौन प्रकार होते हैं ये भी ध्यान रखिए। एमआरएनए होता है, आप लोग को ध्यान रख लेना है, और एमआरएनए का पूरा नाम भी याद रख लेना है, मैसेंजर आरएनए इसको बोलते हैं। और दूसरा होता है टीआरएनए, टीआरएनए को बोलते हैं ट्रांसफर आरएनए। और तीसरा होता है आरआरएनए, और आरआरएनए को बोलते हैं राइबोसोमल आरएनए। तो आपको ध्यान रख लेना है कि आरएनए 3 प्रकार का होता है, एमआरएनए, टीआरएनए और आरआरएनए। ये बिल्कुल आप लोगों को ध्यान रख ही लेना है। दूसरे नंबर क्वेश्चन पे आ जाते हैं। देखिए क्या दे रखा है, और ये भी क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आरआरएनए किस रूप की संरचना त्रिपणी होती है। यहां पर त्रिपणी लिख दीजिएगा, त्रिपणी जैसी होती है। एमआरएनए की होती है कि आरआरएनए की होती है कि एचएनआरएनए की होती है कि टीआरएनए की होती है। तो मैं बता दूं कि त्रिपणी यहां पे ऐसे लिख लीजिए आप लोग, त्रिपणी। त्रिपणी संरचना जो होती है इसका राइट जवाब होने वाला टीआरएनए की, जिसको हम लोग ट्रांसफर आरएनए के नाम से जानते हैं। ट्रांसफर आरएनए जो होता है उसकी संरचना जो होती है त्रिपणी होती है, या फूल पत्ती के समान उसकी संरचना होती है। इस बात को आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, एंटीकोडोन पाया जाता है एमआरएनए पर पाया जाता है कि टीआरएनए पर पाया जाता है कि आरआरएनए पर पाया जाता है कि एचएनआरएनए पर पाया जाता है। तो मैं बता दूं कि इसका राइट जवाब जो होने वाला है, इसका जो राइट जवाब होने वाला है वो बी नंबर बिल्कुल सही होने वाला है। टीआरएनए पर क्या पाया जाता है, एंटीकोडोन पाया जाता है। और देखिए मैं इसके बारे में कुछ डिटेल आप लोग को बता देता हूं। टीआरएनए पर एंटीकोडोन पाया जाता है, और एमआरएनए क्या करता है, मैसेज लेकर आता है। वो भी क्या चीज के लिए, तो प्रोटीन निर्माण के लिए क्या लेकर आता है, सूचना लेकर आता है। और यह सूचना नाइट्रोजन बेस से बना होता है, और वो भी कितने नाइट्रोजन बेस से, तो 3 नाइट्रोजन बेस से बना होता है, ध्यान रखिएगा। और आने के बाद एंटीकोडोन से वो क्या हो जाता है, सूचना जुड़ जाता है, और उस प्रकार के क्या हो जाता है, प्रोटीन का निर्माण हो जाता है। तो सूचना लाने का काम कौन करता है, तो एमआरएनए लाता है। और एंटीकोडोन किस पर पाए जाते हैं, तो आपको याद रखना है टीआरएनए पर पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, शुक्राणु का संचलन किसके द्वारा होता है, एक्रोसोम के द्वारा कि पूंछ के द्वारा कि शीर्ष के द्वारा कि मध्य भाग के द्वारा। तो मैं बता दूं कि संचलन जो होता है वो किसके द्वारा होता है, आपको याद रख लेना है, पूंछ के द्वारा क्या क्या होता है, संचलन होता है। जो पूंछ के माध्यम से क्या करता है, संचलन करता है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या दे रखा है, सर्टोली कोशिकाएं पाई जाती है, यकृत में पाई जाती है कि वृषण में पाई जाती है कि अंडाशय में पाई जाती है कि अग्नाशय ग्रंथि में पाई जाती है। तो मैं बता दूं कि इसका राइट जवाब जो होने वाला है वो वृषण होने वाला है। वृषण जो होता है उसमें कौन कोशिकाएं पाई जाती है, तो सर्टोली कोशिकाएं पाई जाती है। इस बात को ध्यान रखना है। लेकिन सर्टोली कोशिका से एक और मैं इंपॉर्टेंट चीज बता देता हूं जो कि आपको याद रहना ही चाहिए। सर्टोली कोशिका का काम क्या होता है, देखिए सर्टोली कोशिका काम होता है क्या चीज, कि जब वृषण क्या करता है, शुक्राणु का निर्माण करता है। 3 शुक्राणु को जीवित रहने के लिए पोषण चाहिए कि नहीं चाहिए, तो देखिए इनको क्या चाहिए, पोषण चाहिए। क्यों, क्योंकि इनको जीवित रहना है तो पोषण चाहिए ही चाहिए। तो पोषण देने का काम कौन करती है, तो सर्टोली कोशिका करती है। याद रख लीजिएगा कि वृषण में सर्टोली कोशिका पाई जाती है, और यह सर्टोली कोशिका क्या करती है, ये शुक्राणु को पोषण प्रदान करती है, जिससे शुक्राणु क्या रहे, जीवित रहे। इस बात को ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, मेंडल के नियम का एक अपवाद है, प्रभाविता है, सहगलनता है, युग्मक के शुद्धता का नियम है। तो मैं बता दूं कि इसका राइट जवाब जो होने वाला है सहगलनता है। और ये सहगलनता शब्द किसने दिया था,
ये भी आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो आप याद रखिएगा कि सहगलनता शब्द को देने वाले वैज्ञानिक थे मोर्गेन। कौन थे? तो आपको याद रख लेना है मोर्गेन। ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। देखिए क्या क्वेश्चन दे रखा है कि एंटीबॉडी है, लियोप्रोटीन है, ग्लाइकोप्रोटीन है, प्रोस्टाप्रोटीन है, एस्टीराइड है। तो मैं बता दूं कि इसका राइट जवाब जो होने वाला है वो है ग्लाइकोप्रोटीन। तो एंटीबॉडी एक प्रकार का क्या होता है? ग्लाइकोप्रोटीन होता है। इस बात को आपको ध्यान रखना है। और एंटीबॉडी क्या होता है? हमारे शरीर की क्षमता होती है जो किसी भी बीमारी से लड़ने में क्या करती है? मदद करती है, जिससे हम किसी भी बीमारी से क्या कर सकते हैं? लड़ सकते हैं। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। देखिए क्या दे रखा है। अगला क्वेश्चन है क्या चीज कि डाउन सिंड्रोम में गुणसूत्र की संख्या कितनी होती है? 46 होती है, 48 होती है, 47 होती है, इनमें से कोई नहीं। तो मैं बता दूं कि इसका राइट जवाब जो होने वाला है 47 है। क्योंकि मैं इसके बारे में डिटेल में आप लोग को एक और बताता हूं। देखिए 21वें नंबर जो गुणसूत्र पे होता है, उसी गुणसूत्र पे एक अन्य गुणसूत्र आकर क्या हो जाता है? जुड़ जाता है, जिसके कारण इसकी संख्या 47 हो जाती है। तो डाउन सिंड्रोम में कितने नंबर गुणसूत्र पे गड़बड़ी हो रही है? तो आपको याद रखना है 21वें नंबर गुणसूत्र पे एक अन्य गुणसूत्र आकर क्या हो जाता है? जुड़ जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। सिकल सेल एनीमिया निम्न में से किस प्रकार का रोग है? लिंग संबंधी रोग है, आटो संबंधी रोग है, कमी जनित रोग है, इनमें से कोई नहीं। तो मैं बता दूं कि इसका राइट जवाब बी नंबर बिल्कुल सही होने वाला है। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। देखिए क्या है। अगला क्वेश्चन है कि पेनिसिलिन प्रतिजैविक उत्पन्न होती है, कृमि से होती है, कि वायरस से होती है, कि पौधों से होती है, कि पेनिसिलियम नोटेटम से होती है? तो मैं बता दूं कि पेनिसिलियन जो है वो पेनिसिलियम नोटेटम से क्या किया गया था? उत्पन्न किया गया था। और ये कौन बनाए थे? तो आपको याद रखना है कि फ्लेमिंग नामक वैज्ञानिक ने सबसे पहले इस एंटीबॉडी को क्या किया था? बनाया हुआ था। सबसे पहले इस एंटीबॉडी को कौन बनाया था? तो फ्लेमिंग नामक वैज्ञानिक ने। और सबसे पहला एंटीबायोटिक यही है। और वो भी किससे बना था? तो पेनिसिलियम नोटेटम से बना था। याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, और हमें लगता है कि 2025 में ये क्वेश्चन आएगा ही आएगा। क्वेश्चन क्या दे रखा है कि किसने पेनिसिलियन को शक्तिशाली एवं प्रभावशाली एंटीबॉडी के रूप में पुष्टि किया था? ऑप्शन क्या है कि ऑर्नेस्टेन, हार्वर्ड फ्लोरे, फ्लेमिंग और ए और बी दोनों। तो मैं बता दूं कि इसका राइट जवाब होने वाला ए और बी दोनों। ये दोनों वैज्ञानिक मिलके इन्होंने बताया था कि पेनिसिलियन जो होता है एक बहुत ही शक्तिशाली एवं प्रभावशाली एंटीबायोटिक्स होता है। और खोज कौन किए थे? तो आपको याद रखना है कि फ्लेमिंग नामक वैज्ञानिक ने क्या किए थे? खोज किए थे। और कब किए थे? तो याद रखना है 1928 ईस्वी में। और एंटीबायोटिक शब्द किसने दिया था? तो वाक्समैन दिए थे। कौन दिए थे? वाक्समैन नामक वैज्ञानिक दिए थे। ये भी याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। एंटीबायोटिक्स के खोज के लिए नोबेल पुरस्कार 1945 में मिला था। किसको किसको मिला था? ऑर्नेस्ट चैन को मिला था, कि हार्वर्ड फ्लोरे को मिला था, कि फ्लेमिंग को, कि सभी को? तो आप याद रखिएगा कि सभी को मिला था, क्योंकि तीनों वैज्ञानिक काम किए थे। तो तीनों वैज्ञानिक को मिला था। इस बात को याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। स्ट्रेप्टोकोकस जीवाणु द्वारा कौन सा एंजाइम उत्पन्न होता है? स्ट्रेप्टोकाइनेज होता है, पेक्टिनेज होता है, प्रोटीएज होता है, इनमें से कोई नहीं। तो मैं बता दूं कि इसका राइट जवाब होने वाला स्ट्रेप्टोकाइनेज। स्ट्रेप्टोकाइनेज का निर्माण जो होता है स्ट्रेप्टोकोकस जीवाणु के द्वारा होता है। और यह क्या करता है? एंजाइम रक्त जो होता है वो थक्का बन जाता है, उस थक्का को घोलने में मदद कौन करता है? स्ट्रेप्टोकाइनेज एंजाइम करता है। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। देखिए क्या है कि मानव का विकास कहाँ हुआ था? अफ्रीका में हुआ था, अमेरिका में हुआ था, भारत में हुआ था, इनमें से कोई नहीं। तो मैं बता दूं कि इसका राइट जवाब अफ्रीका होने वाला है, क्योंकि सबसे पहले मानव का विकास कहाँ हुआ था? अफ्रीका में हुआ था। अगले कि मनुष्य का विकास किस में हुआ था? जल में हुआ था, आग में हुआ था, आकाश में हुआ था, इनमें से कोई नहीं। तो मैं बता दूं कि इसका राइट जवाब होने वाला है जल में। मनुष्य का सबसे पहले विकास या जीवों का कह लीजिए विकास तो किस में हुआ था? जल में हुआ था। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। क्या है? कोनिडिया का संबंध किससे है? पेनिसिलिन से है, कलिका से है, जैमुल से है, इनमें से सभी से है। तो मैं बता दूं कि इसका राइट जवाब होने वाला पेनिसिलियम। लेकिन एक बार और मैं बताता हूं, कलिका का संबंध जो है याद रखिए किससे है? ये है आप लोग को कलिका संबंध हाइड्रा से।
और एग्जाम में पूछा गया है कि हाइड्रा का संबंध किससे है, कलिका से है, और जेमुल्स का संबंध जो पूछ रहा है ये स्पंज से है, ये भी आप लोग को याद रखना है। देखिए जहां भी एक्स्ट्रा लगता है मैं आप लोग को इसलिए बताते चलता हूं ताकि एक क्वेश्चन से 3-4 क्वेश्चन आपका क्लियर होगा तो आप ही को फायदा बनेगा और आप एग्जाम में जाएंगे तो बहुत ही बेहतरीन करेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, तोता का जीवन काल कितने वर्ष का होता है? 140 वर्ष, 150 वर्ष, 200 वर्ष, 100 से 150 वर्ष। तो मैं बता दूं कि इसका राइट जवाब जो होने वाला है 140 वर्ष। तोता कितने दिन तक जीता है? तो 140 वर्ष तक। और देखिए आप लोगों ने कछुआ का नाम सुना होगा, तो कछुआ कितने दिन तक जीता है? तो 100 से 150 वर्ष। और ये बरगद का वृक्ष जो होता है वो 200 वर्षों तक रहता है, याद रखेंगे। अगला देखिए क्लोन का संबंध किससे है? क्लोन जो होता है ना वो संबंध अलैंगिक जनन से होता है। क्लोन क्या होता है मैं बता देता हूं। देखिए अलैंगिक जनन की प्रक्रिया में जो जीव उत्पन्न होता है वो हूबहू अपने पेरेंट के क्या होता है, समान होता है। उसी को हम लोग क्या कहते हैं, क्लोन के नाम से जानते हैं। और क्लोन का संबंध किससे होता है? अलैंगिक जनन से होता है। और आज के लिए इतना ही क्वेश्चन रहने देंगे, लेकिन हाँ आप लोग मेहनत करते रहिए और पढ़ते रहिए, और मेहनत करते रहेंगे और पढ़ते रहेंगे तो बिल्कुल आप बेहतरीन करेंगे, और उतना बेहतरीन करेंगे जितना आप खुद से वादा नहीं करते हैं। और मेहनत एक बहुत बड़ी चीज़ है और आप लोग करते रहिए, सफलता आपको जरूर मिलेगा। चलिए तो इसी के साथ मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।